गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी को विस्टा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ऑपरेशन मंजिल के सीरीज 4 देखेंगे जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हम लोग पॉलिटी के लिए जो है वो देख रहे हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो उसको आप लोग देखते रहे हैं। और अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे भी देखें, उसके बाद 4 नंबर वीडियो देखें। इससे आपका पूरा लगभग जो है वो सिलेबस को कवर किया जा रहा है। खासकर जो भी आपका कम्पिटिटिव एग्जाम है और अभी एसएससी जीडी या फिर एसएससी सीजीएल है, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगामी जो भी आपका बिहार दरोगा से लेकर बीपीएससी तक का एग्जाम होगा उसमें काफ़ी ये महत्वपूर्ण है आपके लिए वीडियो, इसलिए ज़रूर इसे देखें। और देखने के साथ साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर पास करते रहें। और जो भी आपका करेंट भी वीडियो जाता है वो सब आपके परीक्षा के लिस्ट में, तो वो सब देखें और क्लास को शेयर करते रहें, क्लास का आनंद लें। और चलिए इसी के साथ आज के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वैसे सारे प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था। तो संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा था। तो मैं डेली बोलता हूं कि आप सभी जो है वो देखते समय ये देखें कि आपका 10 या 11 में से कितना प्रश्न सही हो रहा है। उसके बाद सभी लोग कमेंट करें, कमेंट करना ना बंद करें। आप सभी कमेंट करें, जितना आए, 2 नंबर आए या 4 नंबर आए या 10 नंबर आए, आप कमेंट जरूर करें ताकि मुझे पता चले कि आपका तैयारी किस लेवल का है और आपको और कितना तैयारी की ज़रूरत है, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं और आप आगे चलकर जो है बेहतर कर सकते हैं परीक्षा में। तो ज़रूर मुझे बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी आर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान एक पवित्र दस्तावेज है। तो इन्होंने ही कहा था। तो बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर थे, जिसके अध्यक्ष स्वयं बी आर अम्बेडकर थे और 6 अन्य सदस्य थे। वो हम लोग देखे थे जब संविधान का निर्माण हो रहा था। तो प्रारूप समिति और प्रारूप समिति का संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका था, इसलिए जो है बी आर अम्बेडकर को संविधान का पिता भी कहा गया है। ये सारे प्रश्न को हम लोग पीछे देख चुके हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, यानी कि संविधान में भारत का उल्लेख किस नाम से किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर है भारत तथा इंडिया, दूसरा है हिंदुस्तान तथा इंडिया, तीसरा केवल भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत तथा इंडिया। इंडिया डैट इज कॉल्ड भारत, भारत डैट इज कॉल्ड इंडिया। यानी कि भारत को संविधान में सिर्फ 2 ही नामों से जाना जाता है अपने देश को, भारत और इंडिया। हिंदुस्तान या फिर जो है वो हम और किसी अन्य नाम से नहीं कह सकते हैं। संविधान में हमारा देश का संवैधानिक नाम 2 ही है, भारत और इंडिया। तो ये ध्यान रखेंगे। हिंदुस्तान की बात अगर हम लोग करते हैं तो हिंदुस्तान, जब भारत पर फारसियों ने आक्रमण किया था तो वही लोग हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नाम रखा था, क्योंकि वो लोग सिंधु नदी के आसपास रहते थे तो सिंधु को हिंदू कहते थे, क्योंकि फारसी लोग स को ह से पुकारते हैं, इसीलिए सिंधु को हिंदू और हिंदू से हमारा देश का नाम हिंदुस्तान फारसियों ने रखा था। वही अगर इंडिया की बात करते हैं तो भारत पर जब यूनानियों का आक्रमण हुआ था तो वो लोग सिंधु नदी को इंडस रिवर कहते थे और इसी आधार पर भारत का नाम इंडिया पड़ा था। तो ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान नाम फारसियों ने रखा था और इंडिया नाम यूनानियों ने रखा था। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भारत का 2 ही नाम है, इंडिया डैट इज कॉल्ड भारत और भारत डैट इज कॉल्ड इंडिया। यानी कि 2 ही नाम से हमारा देश को जाना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत और इंडिया। ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि संविधान के प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो हम लोग देखे थे कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया था। तो ये प्रस्तावना में आज तक कितनी बार संशोधन हुआ है। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। केवल 1 बार इसमें संशोधन हुआ है, ध्यान रखना है। संविधान की प्रस्तावना में आज तक केवल 1 ही बार संशोधन हुआ है, उसके बाद कोई संशोधन नहीं हुआ है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो 1 बार ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रियम्बल या उद्देश्य प्रस्ताव में केवल 1 ही बार संशोधन हुआ है। तो ये ध्यान रखना। प्रश्न है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा उद्देशिका में कितने शब्दों को शामिल किया गया था। यानी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो एक संशोधन हुआ था वो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था। उस समय देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और उन्हीं के समय में संविधान की प्रस्तावना में एक अमेंडमेंट किया गया था और उस अमेंडमेंट के तहत हमारे संविधान की प्रस्तावना या फिर उद्देशिका में कितने शब्द को शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 1 नंबर। तो ए नंबर में 3 यानी कि 3 शब्द को जोड़ा गया था इसमें, और वो 3 शब्द था समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्दों को इसमें शामिल
शामिल किया गया था। ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका या प्रियम्बल में केवल एक बार संशोधन हुआ है और वह संशोधन है 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके तहत 3 शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। यानी कि ये 3 शब्द हमारे मूल संविधान में नहीं था, इसे पहली बार 42वां अमेंडमेंट 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न पे आते हैं, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? तो हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, तो देखते हैं कि हमारे संविधान की प्रियम्बल में ऐसे ही शुरू होता है, हम भारत के लोग भारत को। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, संविधान की प्रस्तावना में, यानी कि संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्दों का पहली बार ये प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना है, प्रियम्बल में इसका प्रयोग किया गया है। तो आप सभी जो है ऐसे ही तैयारी करें। आपको डेली 10 से 12 प्रश्न जो मिल रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, और अगर ऐसे ही 2-3 महीना हम लोग सीरीज करेंगे तो आपका पूरा सिलेबस कवर करेंगे, और इस तरह से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप परीक्षा के समय आप जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं, और इसके बाद परीक्षा में जाएंगे, आप परीक्षा में बेहतर कर सकते हैं। इसलिए इसे देखना ना भूलें, आप देखिए और जितना हो सके क्लास को शेयर करें, जितना हो सके क्लास को शेयर करें, हर जगह अपना क्लास जाना चाहिए। तो इस तरह से आप सब शेयर करें, और मेरा काम है अच्छा से अच्छा प्रश्न लाना, और मैं डेली आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न ला रहा हूं ताकि आप परीक्षा में बेहतर करें। तो बिल्कुल आप सभी क्लास को शेयर करें। तो इसका आंसर बी नंबर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान के कौन से भाग संविधान के आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान के कौन से भाग संविधान के आत्मा कहलाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रस्तावना। तो प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया है, और इसके लिए जो है बी आर अम्बेडकर ने कहा भी था। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के कौन से भाग में संविधान के आत्मा कहलाता है? तो प्रस्तावना हो जाएगा। तो इसका आंसर भी। प्रश्न है, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? यानी कि कौन से व्यक्ति प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है? तो इसके बारे में के.एम. मुंशी के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, तो इसका आंसर सी होगा। के.एम. मुंशी ने कहा था कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। तो ऐसा भी वक्तव्य दिया जाता है परीक्षा में, और आपसे पूछ लेगा कि ये कथन किसका है। तो ये आप जो है 1-2 ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 8 नंबर की, किस वाद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो काफी विवाद था, जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये घोषणा किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, बेरुबारी समिति। तो बेरुबारी विवाद जो था 1960 में आया था, और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने यह घोषणा कर दिया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, यानी कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, प्रश्न पूछता है इससे कि कौन सी विवाद में जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा किया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ये बेरुबारी समिति में किया गया था, लेकिन तुरंत बाद जो है तो ये 1960 में आया था। उसके बाद हालांकि फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट को जो है मानना पड़ा कि उद्देशिका संविधान का एक हिस्सा है। तो ये आप ध्यान रखना है कि किस फैसला में जो है कहा था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, तो बेरुबारी समिति। अगला प्रश्न है कि किसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? यानी कि फिर से जो है वो सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग है, यानी कि उसके मौलिक संरचना का एक भाग है। और यह किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला लेना पड़ा था? तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य। ये आपका 1973 में मामला आया था, केशवानंद बनाम केरल राज्य के मामला, और इसमें सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग है, यानी कि उसकी मौलिक संरचना का भाग है। जबकि आप बेरुबारी समिति में देखें कि ये इनकार कर दिया था कि प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान का भाग नहीं है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें कहा गया है, तो इसमें कहा गया तो 1973 में केशवानंद भारती विवाद। तो यहाँ से सीधे प्रश्न ये भी उठता है कि बेरुबारी विवाद कब हुआ था? तो 1960 में, और केशवानंद भारती विवाद कब हुआ? तो 1973 में। ये ध्यान रखना है। और किस विवाद में जो है सुप्रीम कोर्ट को स्वीकार करना पड़ा कि भारतीय प्रस्तावना भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का एक भाग है? तो केशवानंद भारती विवाद बनाम केरल राज्य। ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं 10 नंबर
भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना या उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है? तो इसमें जो है वो आंसर हो जाएगा बी नंबर। 3 तरह की न्याय की व्यवस्था किया गया है, ध्यान रखिएगा। यानी कि हमारे उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था किया गया है। वो कौन-कौन है? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना होना चाहिए, आर्थिक आज़ादी होनी चाहिए और हमें राजनैतिक अधिकार मिलना चाहिए। तो हमारे संविधान के उद्देशिका में 3 तरह के आज़ादी की व्यवस्था किया गया, न्याय की बात किया गया है। सामाजिक न्याय हमें मिलना चाहिए, आर्थिक न्याय मिलना चाहिए और राजनैतिक न्याय मिलना चाहिए। तो इस तरह से 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था हमारे संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। ये सीधा प्रश्न उठता है परीक्षा में, तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे, लेकिन आपके लिए एक और नोट है जो आज हम बोले कि आज से डेली आपको हम 10-10 अनुच्छेद देंगे। एक बार अगर हम पूरी अनुच्छेद कराएंगे तो पॉसिबल नहीं है, आप याद नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको कल देखे थे कि 395 अनुच्छेद है, लेकिन हम लोग 395 अनुच्छेद नहीं देखेंगे। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे परीक्षा में पूछा जाता है, वैसे अनुच्छेद को देखेंगे तो लगभग 100 प्लस 100 सवा 100 अनुच्छेद हम लोग देखेंगे। तो उसी में डेली हम 10-10 अनुच्छेद करके चलेंगे तो 10 दिन में हम लोग का क्लियर हो जाएगा और एक बार भार भी नहीं पड़ेगा, आप आराम से जो है इसको देख सकते हैं। तो इसलिए जो है वो 10-10 अनुच्छेद आप डेली देखेंगे, 10-10 अनुच्छेद को याद करेंगे, आपको आसानी से याद हो जाएगा और आप इसको कर लेंगे। इसलिए आज से हम शुरू किए हैं, हर दिन लास्ट में आपको एक नोट दिया जाएगा जिसमें 10 अनुच्छेद रहेगा और आपके लिए काफ़ी आराम हो जाएगा। तो आप सभी जो है थोड़ा-थोड़ा करके जो है वो देख ले। एक बार मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर वजन दिया जाए, थोड़ा-थोड़ा दिया जाएगा, आप बेहतर कर सकते हैं। तो 1 नंबर अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1 कह रहा है कि संघ का नाम और राज्य, यानी कि संघ का नाम और राज्य के बारे में चर्चा कौन-सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। ध्यान रखिएगा वो क्रम है 1 से 10, लेकिन हम लोग आज अनुच्छेद 18 तक देखे हैं, जो इम्पोर्टेंट है। तो एक अनुच्छेद है संघ का नाम और राज्य। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, यानी कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को लेकर अनुच्छेद 2 में है। अनुच्छेद 3 है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के सीमाओं, नामों में परिवर्तन। ये सब जो होता है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 8 है, तो अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता। तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में एकल नागरिकता की व्यवस्था किया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सीधे प्रश्न पूछता है कि भारत में जो है कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता है। लेकिन कह रहा है कि भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किया गया है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 8 में किया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधि है, यानी कि मूल अधिकार, जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35, उसे कम करने की विधियां आर्टिकल 13 में, अनुच्छेद 13 में, ध्यान रखिएगा। तो मूल अधिकारों को अल्पीकरण करने वाली विधियां अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के सामने सभी को समान दर्जा दिया जाता है, समानता दिया जाता है, किसी को जो है कम बेसी नहीं, कम या ज़्यादा नहीं, विधि के समक्ष समानता, सभी को कानून के समय जो है सामने सभी को एक समान देखा जाता है। तो अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता काफ़ी महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि किसी के धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के आधार पर आप उससे जो है वो विभेद, उससे कोई किसी तरह का भेद नहीं कर सकते, यानी कि विभेद का प्रतिषेध, उससे भेद नहीं करना है। तो ये अनुच्छेद 15 में है। 16 है लोक नियोजन के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता यहाँ होना चाहिए। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता 16 है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, यानी कि सरकारी नौकरी में जो है सभी को समान अधिकार दिया जाता है, सभी को जो है मौका दिया जाता है, तो वही लोक नियोजन में सभी को समानता, यह अनुच्छेद 16 में है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, काफी महत्वपूर्ण है, लगभग परीक्षा में पूछा जाता है आर्टिकल। तो अस्पृश्यता का अंत या फिर छुआछूत आर्टिकल 17 में, ध्यान रखिएगा। और अनुच्छेद 18 है उपाधि का अंत। 18 अनुच्छेद में है उपाधि का अंत। तो इस तरह से आज हम लोग 10 अनुच्छेद किए हैं जो आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी अहम, ये सब अनुच्छेद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका परीक्षा में लगभग प्रश्न इससे उठते रहते हैं, इसलिए आप ये 10 अनुच्छेद कर लेंगे। फिर कल हम जो है नेक्स्ट वीडियो में 10 अनुच्छेद करेंगे, तो लगभग 10 वीडियो में हम लोग जो है अनुच्छेद को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से आप सभी करें, आपका तैयारी बेहतर होगा, मैं गारंटी देता हूँ, और आप बेहतर करेंगे परीक्षा में।
आप मेरे ऊपर विश्वास करें, आप जो है डेली देखें और देखिए आप बेहतर करेंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है आप सभी पे, तो आप सभी देखें और क्लास को शेयर करें। जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ये सब करते रहें, क्लास का आनंद लेते रहें। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी बेहतर करें।